संजय, मेरा ये मानना है जी। कि देखो, ये कोई भी इतने बड़े बदलाव ये व्यक्ति विशेष नहीं करता है। हाँ हाँ। ठीक है ना? और ये बदलाव की जड़ हमेशा आप देखेंगे तो एक कॉस्मिक एनर्जी में कहीं न कहीं उस बदलाव का पूरा महत्व छिपा होता है, राइट? सत्य। और कॉस्मोस उस एनर्जी को एक साथ बहुत सारी जगहों पे जो है लोगों को ट्रांसमिट करता है, राइट? हम्म, हम्म, और जिनकी उस एनर्जी से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उनका रिसेप्टर उसे रिसीव कर लेता है। बराबर है। ठीक है ना? हाँ। और फिर उस बदलाव की बेला पर काम चालू होता है और जी। वो परिवर्तन होना है, ये तो कॉस्मोस की नियति है। बिल्कुल। ठीक है ना? अब आई डोंट नो आप किस हद तक ये बात मान रहे हो कि ये पूरी आजादी-वाजादी ये सब एक ढकोसला रही है और जी। हम सब सही मायने में हम सब लोगों को मूर्ख बनाया गया। ये बहुत बड़ा हाँ। स्टेटमेंट है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम है कि किस हद तक आप इस स्टेटमेंट से को देख पा रहे हैं, सहमत हो पा रहे हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उस बात से आप इत्तेफाक रख पा रहे हैं। हाँ ये हाँ। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है आपके साथ षड्यंत्र हुआ है जी। और आपको धोखा देके ये ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत आपको ये भ्रम में रखा गया कि आप आजाद हो गए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके। तो एकदम इस हाँ। इस बात को आप जरा एक्सप्लेन करिए कि कैसे ये षड्यंत्र है, कैसे आपको भ्रम में रखा है। आपकी आजादी के मूल 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिनके कारण हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि अभी हम आजाद नहीं हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। क्योंकि जी। ये 3 इंग्रेडिएंट इस बात को जोर-जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मूर्ख बनाए गए हैं, आप आजाद नहीं हैं। हम्म। यदि तो आपको समझ में आया है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, जैसे जहाँ तक पढ़ा है भैया मैंने कि हम लोग जो है मतलब एक अनुबंध के तहत जो है हमको जो है उन्होंने आज़ादी दी। दूसरा जो है कि ये कौन से कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम वही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आज भी गुलाम है, उन्हीं को जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो लोग ही खेलते हैं, वही देश उनके साथ में जो है खेलते हैं। ये इस तरह का थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है वो तो आइडिया है, वो बता रहा आप हूँ मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जी। बिल्कुल बहुत ही साधारण भाषा में आपसे बात करूंगा। जी ठीक है ना? जी। जी। देखिए, आपकी आजादी के का तरीका ये है कि 2 उसके अंग हैं। एक जी। पॉलिटिकल अंग है जो थोड़ा सा बाद में मैं कवर करता हूँ। एक हाँ हाँ। फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। जी। मतलब जो है आप आजाद हैं, ये नियम, कानून और विधान तय करता है। बिल्कुल क्योंकि सही। वो नियम, कानून और विधान इस ढंग से बनाया जाता है जिसमें आपको प्राथमिकता दी गई है। आप जो है, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और व्यवस्था जो है, ये उसका दायित्व होगा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी रक्षा करे और वो लॉर्ड नहीं होगी आपके ऊपर, वो सही मायने में आपकी सेवक होगी, सही मायने में उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी तरीके से, अकाउंटेबिलिटी के तरीके से आपको हम्म। ग्राउंड पर वो राहत मिलेगी जिसके एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को हक और पात्रता होना चाहिए। सही। तो अभी जो नियम कानून हैं, ये सभी नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और जी। भारतीय गुलामों पर शासन करने बनाए थे, जिसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शब्दशः हमारे ऊपर थोप दिया। बिल्कुल सत्य है। तो पहली डायमेंशन उसकी ये है कि जो नियम कानून बनाए गए थे, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए
भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, वो सब आपके ऊपर थोप दिए गए। यहां तक आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई भी नहीं झुठला सकता है। सही है बिल्कुल। है कि नहीं? अब इसको, इन जो नियम कानून बनाए गए हैं, इनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको जमीन पर जो है ट्रांसलेट करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जिनको लार्जली हम 3 भागों में बांट लें। एक पुलिस, दूसरा प्रशासन और तीसरा जुडिशरी। ठीक है? सही है। तो अंग्रेजों ने आपकी जो पुलिस जो है आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। जो पुलिस आपके ऊपर आज व्यवस्था आपको दे रही है, जिसके तहत आपकी सुनवाई नहीं होती है, जिसके तहत थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जो इनकी सार्वभौमिक जिम्मेवारी है सरकार की, उसका कोई पालन करते नहीं दिखाया देता है। ये सब लॉर्ड बने हैं। हम गुलामों की तरह इनके दरबारों में यहाँ वहाँ अर्जी लगाते घूमते हैं और हमें न्याय नहीं मिलता है। ऐसी पुलिस जो है, ये गुलामों पर शासन करने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो पुलिस पैदा की गई थी, आपकी पुलिस उसी एक्ट के तहत आज काम कर रही है। बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि नहीं है? सही है भैया, एकदम सही है। अच्छा, अब तीसरा बिंदु, यदि थोड़ी सी पुलिस को अपन बातों को 3 भागों में बांट लेते हैं। दूसरा भाग अपन बांटते हैं कि अंग्रेजों के समय में और उसके बाद भी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भी ढेर सारी कमेटी, कमीशन बनाए गए, जिन्होंने पुलिस सुधार के लिए ढेर सारी रिकमेंडेशन दी। इन रिकमेंडेशन को कहीं मान्य नहीं किया गया, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उन्हें ना केवल मान्य नहीं किया गया, बल्कि उसके उल्टा जो है ना, ग्राउंड पर कार्रवाई हुई, क्योंकि पुलिस जो है, नेताओं को ये अंग्रेजों के समय की पुलिस, गुलामों पर शासन करने वाली पुलिस ज्यादा सूट करती है। तो जब ये अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस की भर्त्सना करते हैं, लेकिन उसको, पुलिस को सुधारने का कोई काम नहीं करते। ठीक है ना? फिर आपने वो जरूर सुना होगा कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक माइल स्टोन जजमेंट दिया था, जिसके तहत ये अपेक्षा की गई थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस मुक्त हो जाएगी। आपने ऐसा कुछ नियम, ऐसा कोई जजमेंट के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। जो प्रकाश सिंह जी ने एक PIL लगाई थी, उस PIL के तहत ये निर्णय लिया था। आज 2006 से 2022 की यात्रा, 16 साल की यात्रा में, क्या सभी राज्यों में आप ये चीज नहीं देख पा रहे हैं कि सिपाही से लेके DGP पूरी तरह से अब राजनेताओं के चुंगल में है? उनकी मेहरबानी से ही वो पोस्ट होता है और उनकी मेहरबानी से ही वो अपने पद पर बने रह सकता है। जिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था, वो इंटरफेरेंस तो छोड़िए, पुलिस इस समय कंप्लीट जो है राजनेताओं के कंट्रोल में आ गई है। सही है। ठीक है। अब जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था भी अंग्रेजों के समय की है। यहाँ पुलिस का चाहे हवलदार हो या रेवेन्यू का पटवारी हो, मैं सबसे छोटे ओहदे की बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी लिख देंगे, चाहे वो जो है उससे न्याय पाने के लिए आपकी जो है चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी पीढ़ी को न्याय ना मिले, आगे वालों को न्याय मिले ना मिले, उसकी भी कोई संभावना नहीं है। बराबर। ठीक है ना? अब तीसरी रही जुडिशरी। तो ये जुडिशरी भी लॉर्डशिप के बतौर पैदा हुई है। और इसका जन्म तो पॉलिटिकल कृपा से ही हुआ है। बिल्कुल। एक वकील यदि पॉलिटिकल कृपा से, देखिए,
आईएएस आईपीएस ये सब लोग जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पैदा होते हैं, राइट। हाँ, ये अपने बिल्कुल छोटे से लाभ के लिए ये लोग इस हद तक गिर गए हैं, जबकि संविधान में इनके लिए जो है ढेर सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जो आर्टिकल 109, 1010 और 1011 पे वर्णित है, राइट। जी जी मतलब आपका जन्म जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हुआ, जिसमें कि पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही। आपको ढेर सारे प्रोटेक्शन दिए, लेकिन हम लोग इतने दुष्ट हैं कि छोटे से लाभ के लिए हम कहीं भी गिरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जी और उसका कारण है कि हमारी ये व्यवस्था भी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। आम जनता इस लॉर्डशिप की व्यवस्था को झेलने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जी क्या ये दूसरी बात से आप सहमत हैं कि बिल्कुल जो बिल्कुल भैया। इंस्ट्रूमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरह से जो है एक अंग्रेजों का व्यवस्था है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है, भारतीय गुलामों पर शासन करने का षड्यंत्र है, और इसे एज इट इज अडॉप्ट किया गया। सही बात है। अच्छा, अब अपन तीसरे उस पे आते हैं, जिसको आप कहते हैं राजनेता या ऊपर का गवर्नेंस मॉडल, राइट। ये सबसे सेंसिटिव है, इसको जरा बारीकी से समझना पड़ेगा। तो हमारा संविधान जो है, इसका 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया। और हम कुछ भी कहें, काफी हद तक फिर भी ये ठीक ठाक है, इससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अपन को समझना पड़ेगा कि हमारा संविधान का बड़ा हिस्सा वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है, राइट। फिर इसके बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया है, वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जो बनाया गया, जिसके तहत आपके चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अधीन इसको लाया गया है, राइट। जी अब आप ये बताइए, जो ये पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक वो की, तो इसके पहले जानने के पहले कि समझें कि वर्किंग कमेटी में नेहरू जी को 0 वोट मिला था, राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात यदि आप ध्यान करें, आपने गांधी फिल्म भी देखी होगी, उन्होंने कहा शास्त्री जी से, ऐसे पटेल जी से, ये नेहरू नहीं मानेगा, ये कभी दूसरा पद एक्सेप्ट नहीं करेगा, लिहाजा तुम मान जाओ। इसका मतलब है कि नेहरू के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं था, नेहरू के लिए अपनी पर्सनल इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल 100%। तो इस व्यक्ति ने एक व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां आई हैं। ये राजनीतिक पार्टियां इतनी त्रुटिपूर्ण ढंग से लाई गई हैं कि आज सभी राजनीतिक पार्टियों में बदमाशी मक्कारियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये पर्सनल कंपनियां हो गई हैं, प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं, परिवार की कंपनियां हो गई हैं। बिल्कुल सही। ये बात आप संजय मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जिन व्यक्तियों को ये लोग टिकट दे रहे हैं, वो आपके प्रतिनिधि बनने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, अहर्ता नहीं रखते हैं, क्षमता नहीं रखते हैं। ये जानबूझकर गलत व्यक्तियों को टिकट देकर उन्हें आपके ऊपर थोप रहे हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सहमत है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा, तो जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो मुझे लगता है कि ये 5 तरीके के लोगों को टिकट देते हैं, जिनको मैं एक एक करके जो है ना इनोमरेट करता हूं। पहला जो है, ये टिकट पैसे लेके देते हैं, राइट। तो जो व्यक्ति ज्यादा पैसे दे सकता है उसको टिकट दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आपने देखा होगा कि अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चे, जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ना केवल उनको टिकट देते हैं, उनके जीतने पर उन्हें मंत्री भी बनाते हैं और सभी चीजों से उनको नवाजते हैं, ठीक है ना।
बिल्कुल सही। तीसरा जो है ये जाति और धर्म के आधार पर अच्छे व्यक्तियों को नहीं, अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं और उनमें जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोई अहमियत, कोई सोच, कोई शक्ति ना होने के बावजूद भी उन्हें टिकट मिल जाता है और ये भ्रम करके जो है ना जीता भी लेते हैं और इस भ्रम में ये टैक्टिक्स को यूज करते हैं। ये पैसे खर्च करके बसें भेजते हैं, पैसे खर्च करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। जो लोग इकट्ठा होते हैं उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो घूमने के लिए जो है, हाँ? बिल्कुल सही बात है भैया, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अब तीसरी बात है कि ये दूसरी पार्टी के लोग जिनको लगता है कि संभवतः वो जिस पार्टी में है उससे जीतने की संभावना कम है और यदि वो जीत भी जाएंगे तो सरकार उस पार्टी की नहीं बनेगी, इसलिए वो अपने लाभ के लिए उसमें वो कर जाते हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे दूसरी पार्टी से आए हुए लोग जो है उनको टिकट भी दिया जाता है, मंच पर भी बिठाया जाता है और बाद में उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी, बदमाशी और मक्कारी कर रही हैं। सही है, सही है, सही है। ठीक है ना? अब मैं पांचवी बात कहूंगा कि इनमें से अधिकांश लोग जो है, क्योंकि अपराधी के जीतने की संभावना ज्यादा है, तो अब ये अपराधियों को टिकट बांटने में इन्हें कोई लज्जा, शर्म या संकोच नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की जो 403 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 205 अपराधी चरित्र के लोग हैं, उनके अपने खुद के एडमिशन के हिसाब से। सही है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये टिकट जो है गलत लोगों को दे रहे हैं और फिर गलत लोगों को जो है, गलत तरीके के प्रवृत्ति के लोग फिर गलत ही गलत करेंगे ना सब आपके साथ। हाँ। अब एक मिनट के लिए अपन ये समझें कि हमारी हैसियत क्या है। भाई, हम स्वतंत्र हो गए तो अब हमको वोट देने का अधिकार मिला है, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि आप वोट देने, आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की है? ये बड़ा स्टेटमेंट है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करना मेरे ख्याल से जरूरी होगा। जी 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 जी। आप क्या इस बात को मानते हैं कि आपकी हैसियत से एक वोट देने वाले गुलाम की है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली है। अच्छा, आप वोट देने वाले गुलाम क्यों हैं? आपके आपके शब्दों में मैं सुनना चाहूंगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है वोटर आईडी जो है बना दिया है, तो लगभग सबको जो है ऐसा वो बता दिया गया है कि सबको वोट देना कंपलसरी है, नहीं तो जो है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यदि आपके खिलाफ ये हो जाए, मतलब इस तरीके से कुछ इस तरीके से भी चल रहा है अभी, और कुछ ऐसा नहीं, प्रोपेगेंडा। ये ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वोट देना आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। यह आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, एक नागरिक का कर्तव्य है। तो आगे चल के यदि मैथिलीशरण गुप्त को मौका मिले तो मैं तो इसे 200% कंपलसरी बनाऊंगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो आपको वोट देने वाला गुलाम कह रहा हूँ, उसके पीछे मेरी मंशा ये है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपने जिस विधायक को, जिस एमपी को टिकट दिए, वो विधायक या एमपी जो है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो वो जो एमएलए एमपी बन गया आपके वोट से, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल राइट। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये बात अपन को गहराई से समझना पड़ेगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वो जो है एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की विप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो है ये पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही। अभी बताइए, नूपुर शर्मा जी ने कोई गलत बात नहीं कही, कही क्या? नहीं।
उन्होंने जो इनकी जो है हदीस वगैरह में लिखा है, हदीस वगैरह में लिखा हुआ हाँ है, बस, हाँ उन्होंने सिर्फ उसी को कहा उसी है, को बोला। और वो भी उकसाने पे, हाँ हाँ वो भी उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, बस, राइट। हाँ तो आप ये बताइए, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है क्या कि आपकी प्रवक्ता जो सही बात कह रही है, यदि हाँ आपकी हदीस में कुछ गलत बात लिखी है तो ये तो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है ना। हाँ आपकी जिम्मेवारी है, आप कहें कि नहीं नहीं, ये हदीस में झूठ लिखा हुआ है, हमारे मोहम्मद तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो किसी 6 साल की लड़की से शादी नहीं की थी, उसको जो है ना हाँ 3 साल के बाद जो है ना उसको शारीरिक संबंध उससे स्थापित नहीं किए थे। ये सही गलत निर्णय जो भी लेना है आप लेते रहिए, आप लेते रहिए, लेकिन बराबर। आप ये बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टी एक सत्य होने के बावजूद भी ये आपके साथ नहीं खड़ी हैं, इनके हाँ मालूम हाँ नहीं हाँ, क्या कैलकुलेशंस हैं। क्या, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, ठीक है नहीं। बिल्कुल तो सही बोला। तो अब आप ये बताइए कि आपने जिसको वोट दिया वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ और सही है। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। उसकी नूपुर शर्मा जैसी स्थिति है कि कब उसे सस्पेंड कर दिया जाए ये भी उसे नहीं मालूम है। नहीं पता, बिल्कुल तो अब आप इन तीनों के निचोड़ से ये बात सहमत हो गए हैं कि आप गुलाम हैं। राइट भैया। आपको नहीं लगता है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहिए कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में वो इस बात को लाल किले की उससे कहें कि हम अभी भी जो है सही मायने में आजाद नहीं हुए, आजाद नहीं, हम बिल्कुल इन सही। तीनों चीजों को बदलेंगे, क्योंकि ये शक्ति हमको जो है पब्लिक ने दी है। हम आम जनता को सही जो है शक्ति देंगे, सही जो है मायने में आजादी देंगे और उनको गुलामियत से दूर करेंगे। बिल्कुल सही, है कि नहीं। सही बात है भैया, बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि आज की व्यवस्था को बदलने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास करेंगे। एक बड़ा गूढ़ सवाल है, हाँ हाँ और यदि वो ये प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे भाग्य की नियति क्या है। क्या सही है। हम इनकी मेहरबानी पर आश्रित है, या हम जो है सही मायने में एक अच्छे भारत की स्थापना कर सकते हैं। हम्म, तो जो क्राइम फ्री भारत है ये उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहा है, जिसमें पहले शुरू में आपने देखा होगा हमने 5 रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से अपराध को जो है मुक्त भारत कैसे बनाएंगे इस बारे में बड़े विस्तार से समझाया है। हाँ ठीक है ना। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये हाँ, अवसर दिया जाए तो ये 6 महीने से 1 साल के अंदर जमीन पे उतारा जा सकता है। बिल्कुल सही। केवल उसमें शक्ति चाहिए। लेकिन क्या ये राजनेता जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, जिनके लिए जो है झूठ बोलना, पब्लिक को मूर्ख बनाना ध्येय बन गया है, क्या इन लोगों से ऐसी सोच की अपेक्षा की जा सकती है। क्या सोचते हैं आप। पॉसिबल नहीं है अभी, हाल फिलहाल को ये देखते हुए तो क्या इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जब तक जनता जागृत नहीं हुई तब तक तो जनता को ही जागृत करना पड़ेगा लोगों को। तो जनता को जागृत करने का जो मैंने मॉडल सुझाया है, हाँ, वो हाँ, आपको हाँ, समझ में आया क्या। जी आपको समझ में आया है वो मॉडल। बराबर है भैया, बिल्कुल समझ में आया। ओके। तो उस मॉडल का हमने नाम दिया है एनर्जी मॉडल। और हमारा ये मानना है कि हमें जागृति करने के लिए जनता को अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो कि हमसे बरसों से जुड़े हुए हैं, जैसे संजय मालवीय को मालूम है कि मैथिली शरणगुप्त भैया हैं, राइट। हाँ, एक आस्था जो है जुड़ी हुई है, जो आपने बचपन से अपने जो है सीनियर से सुनी है, जो भी आपने पाया है, जो कुछ भी आपको सुनने को मिला है, उस आस्था के आधार पर ये जुड़ाव बना है कि नहीं बना है। सही
सही है। ठीक है ना। तो बिल्कुल। अब जो है यदि हम लोग अपने ही लोगों से जुड़े लोगों से को ऊर्जाकृत करें, राइट, जिसको आप जी। अवेयरनेस करें, उसको अवेयरनेस कहें। हम हाँ। ऊर्जाकृत इसलिए करने के लिए कह रहे हैं कि हम यदि संकल्प लेके ये कहें कि हम ऊर्जाकृत हुए, सिर्फ यही हम्म। संकल्प करना है, राइट। जी जी जी। और उसमें हमें ये वो लेना है कि जो हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां हैं, नेगेटिविटी है, हताशा है, बेबसी है, डिप्रेशन है, हम्म। हम अपनी जो है ना सकारात्मक सोच से उसको जो है अस्वीकार करते हैं। और हम अपनी सकारात्मक सोच से जो काम भी कर रहे हैं उसे ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी के साथ कर पाएंगे। जी। तो कोई भी काम बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। मतलब यदि कोई राजनेता है तो वो अपनी राजनीति करता रहे और हाँ, ईमानदारी से करने की कोशिश करे, ठीक है ना, सही है। सकारात्मकता के साथ करे। यदि कोई समाज सेवी है तो समाज सेवा का काम उसी सकारात्मकता से, उसी पॉजिटिविटी से करे। हम्म। यदि मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री का काम वैसे ही करे। यदि कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, ज्वेलर्स है, तो वो उसी तरीके से अपना काम सकारात्मकता के साथ करे। और ये ध्यान में रखते हुए करे कि जो भी पैदा हुआ है उसका मरना जो है सुनिश्चित है। हाँ, वो तो है। वो जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन ही, हमें चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो, ईश्वर ने तो मरने की तिथि तय करके रखी बिल्कुल। है कि नहीं। जी। मतलब वो हमारे ज्ञान में नहीं हो सकती है, हमें जानकारी ना हो, लेकिन जी, ईश्वर को तो मालूम है कि हम कब जो है इस लोक को छोड़ के जाएंगे, सही है। है। तो यदि जो हमारे पास ये समय बचा हुआ है, हम पॉजिटिव एनर्जी से अपने साथ जो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं यदि हम उनको जोड़ लेंगे तो हम ज्यादा हम्म। भला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे। अब इसमें ये बताइए कि जो ये एनर्जी मॉडल है, जी। इसमें कोई गलत काम करने के लिए आपसे कहा जा रहा है क्या। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, जंतर मंतर चलिए, धरने पर बैठिए, या नहीं आप जो है कुछ भी उल्टा सीधा करिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कहा जा रहा है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइट। तो ना आपको चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको रेल रोकने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको दिल्ली जाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या ये आपके विरुद्ध कुछ नेगेटिव कदम उठाने की स्थिति में है क्या। जी। कोई व्यक्ति आज जो बैठा हुआ हो वो आपके हाँ। विरुद्ध कोई गलत कार्रवाई कर सकता है क्या। नहीं। नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। जी। आप अपने अंदर की एनर्जी को ऊर्जाकृत कर रहे हैं। हाँ। और आप जो है साइंस के विद्यार्थी हैं। जब एक जी। चुम्बक अपने प्रभाव क्षेत्र में उसमें स्थित लोहे के पास पहुंचती है तो लोहा ऊर्जाकृत होकर चुंबकीय हो जाता है। हो जाता है, हो बिल्कुल जाता सही। है कि नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही। ये बात हम लोग समझते हैं कि उस जी। लोहे के हर कण का जो है अपनी ही जगह पे रीअलाइनमेंट नॉर्थ साउथ में हो जाता है और जी। वो चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है। बराबर। हमें बिल्कुल इसी चुंबकीय गुण को ऊर्जा के माध्यम से हासिल करना है। तो हम्म। हम लोगों को समझाना है, उन्हें संकल्प करना है कि अपने से जुड़े लोगों से हम 1 घंटे जो है मुखान्वित हो गए, राइट, फेस टू फेस, बराबर। टेलीफोन से हम उनके संपर्क में आएंगे, उनको ऊर्जाकृत करेंगे और उनको संकल्प दिलाएंगे कि हम अब ऊर्जा केंद्र बन गए हैं क्राइम फ्री भारत के। और जैसे ही वो संकल्पित होके उन्होंने कहा कि हम आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, तो आधा घंटे से लेके 2 घंटे का समय हमने अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए जो है ईयर मार्क किया है। तो हम्म। यदि हम मात्र इतना कर देते हैं
और संकल्प के साथ यदि हर दिन आधा घंटे से लेकर 2 घंटे जो भी समय हमने कहा है, उस समय पे, वो भी अपने चुने हुए समय पे, यदि हम जी लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, देखिए, बिल्कुल। पहले दिन जैसे जुम करिए कि हमने 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, राइट, तो 10 हो गए। बिल्कुल दूसरे दिन 10 लोग 10 को करेंगे तो 100 हो गए। बिल्कुल। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। हाँ चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे। बिल्कुल सही। पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे। हम्म, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे। हम्म, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे। हम्म, और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। सही है। हम कितना कर रहे हैं? केवल 1:10 बस का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या संकल्प के साथ हम अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को 9 दिन में 90 लोगों को ऊर्जाकृत नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसमें हम कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या कोई गलत, क्या हम अब किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल करने से क्या आपकी नजरों में आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, सही है। बढ़ेगा ना? हम्म, और जब आप जो है लोग संकल्प के आधार पर जुड़े होंगे, तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारी ही वोट से चुने हुए हैं, हम उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना कर सकेंगे कि साहब आप ये परिवर्तन लाइए, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। तो पहला परिवर्तन क्या है कि हमें ये व्यवस्था बदलना है, राइट। जी तो जो 3 अंग अभी अपन ने चर्चा की थी, नियम कानून की, दूसरी जो जी है व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने की, और कोई भी लॉर्ड नहीं होगा, बराबर। उसको निर्णय लेने का ताकत दिया गया है, लेकिन वो सही निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल नहीं है। वो निर्णय अपने प्लेजर के डॉक्ट्राइन से नहीं लेगा, अपनी मर्जी से नहीं लेगा, वो लॉर्डशिप में नहीं लेगा। सही निर्णय लेके राहत देना उसका पदी कर्तव्य है। और यदि वो पदी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और ये निर्धारित हो सकता है, तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, और यदि ज्यादा होगा तो हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाएगी। हाँ, ऐसी व्यवस्था आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बराबर। अच्छा, फिर जो है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये जी बेसिकली इन सब ने हमारा सबसे बड़ा बेड़ागर किया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप में एक इंटरेस्ट ग्रुप बन गई हैं। हम्म, तो क्या हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला सकते हैं? बड़ी आसानी से हम अपराधी विहीन राजनीति ला सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो है, जो मॉडल है, आपने मालूम नहीं सुनने का आपको मौका मिला कि नहीं मिला, आपने सुना है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था? नहीं। अच्छा, तो आप जो है क्राइम फ्री भारत में खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के कई वीडियोज हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। और हमने उसको विस्तार से समझाया है कि कैसे हम ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था लाएंगे, जो जिसमें खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा। हाँ हाँ। और कोई भी व्यक्ति किसी का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति अपना खुद का चुनाव प्रचार कर पाएगा। और 1-to-1 जो है कैनवासिंग एक अपराध होगा। अच्छा। मतलब मैथिली शरण गुप्त जो है संजय जी से 1-to-1 बात नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि जब हम 1-to-1 बात करते हैं तो हम जो है अपने फायदे की मूर्ख बनाने वाली बातें करते हैं। हम उसको क्या कहना चाहते हैं? हम भी बनिया तुम भी बनिया, राइट। हम इस क्षेत्र के, तुम भी इस क्षेत्र के, राइट। हम उस समय जो है 1-to-1 कैनवासिंग में पैसे भी बांटते हैं, दारू भी बांटते हैं।